अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिटर इंश्योरेंस हम जी पढ़ रहे हैं आइज़ा 700 सीरीज़, मतलब कि रिपोर्ट को हम पढ़ रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट। ये वो टाइम है कि हमने सारी चीज़ें पिछली डिस्कस कर ली हुई हैं, फाइनलाइज कर ली हुई हैं। अब हमने एक रिपोर्ट इशू करनी है, तो बेसिकली हम उसको देखना चाह रहे हैं कि रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी रिसेंटली हमने आइज़ा 700 पढ़ा है। 700 क्या था, अनमोडिफाइड रिपोर्ट आपकी जो होती है, जिसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन ऐसा नहीं होती, ओपिनियन आपके मॉडिफाइड नहीं होते, तो वो हमने पढ़ा कि उसमें आमतौर पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस किस तरह की, वो बेसिकली स्ट्रक्चर है आपका। अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। दूसरा एक स्टैंडर्ड इसका जो सीरीज़ का है वो क्या है आपका, आइज़ा 701 701 है जी आपका अगला स्टैंडर्ड। इंतहाई इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है, प्रैक्टिकली भी एकेडमिकली भी आपका। ये क्या है कि ऑडिट मैटर्स, की ऑडिट मैटर्स, ऐसे मैटर्स जो ऑडिटर के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। हो सकता है कि ये मैटर्स नेगेटिव हों, मतलब है कि कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई मसला हो, कोई मिसस्टेटमेंट हो, कोई स्कोप लिमिटेशन हो, वो भी हो सकते हैं। या ऐसे भी हो सकते हैं यार स्कोप लिमिटेशन या मिसस्टेटमेंट तो नहीं थी, बट स्टिल एज पर ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग उसको लगता है कि यार ये यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या रीडर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को ये पता होने चाहिए, तो वो बता सकता है इन मैटर्स को कि भाई ये इंतहाई अहम है। तो की ऑडिट मैटर्स को हम देखेंगे इंशाल्लाह। और हमें ये पता है, इसकी हेडिंग ऊपर जो दी हुई है, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन एन ऑडिट रिपोर्ट, इसके साथ ही लिख लें फॉर लिस्टेड, मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज ओनली है, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी इसकी बात की है, ठीक है जी। आ रहे हैं स्कोप ऑफ आइज़ा 701. AIZA deals with the auditor's responsibility to communicate key audit matters in the audit report. The purpose of communicating key audit matters is to enhance the communicative value of the auditor's report by providing greater transparency about the audit that was performed. कहते हैं मकसद हमारा ये है कि यार अगर किसी चीज़ के ऊपर मज़ीद ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मज़ीद उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो हम वो भी इसमें बता रहे हैं ताकि हमारी जो कम्युनिकेटिव वैल्यू ऐड हो जाए। मतलब है कि बेहतर तरीके से बात समझ आ जाए रीडर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब की ऑडिट मैटर हैं क्या, इसकी डेफिनेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुनियाद बनाएगी हमारे आगे चलने की। क्या है जी, कहते हैं दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के मुताबिक, मतलब है कि वो ये मैटर्स कहीं पे लिखे नहीं हुए कि फलां मैटर्स को आपने कैम समझना है, की ऑडिट मैटर समझना है, नहीं। वो कहता है यार ये ऐसे मैटर्स हैं जो केस टू केस वेरी करेंगे और ये ऑडिटर की अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के मुताबिक हैं। ऐसे प्रोफेशनल जजमेंट जब भी वर्ड आएगा उसका यही मतलब होता है कि हो सकता है किसी और ऑडिटर के लिए सेम ऑडिट के अंदर कुछ और कैम हो और किसी और ऑडिटर के लिए सेम ऑडिट के अंदर कुछ और कैम हो, क्योंकि प्रोफेशनल जजमेंट है ना, मेरी और आपकी जजमेंट में डिफर, ठीक है, ये डिफर कर सकती है भाई। तो आ जाए जरा, those matters that in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of the financial statements of the current period. current period को अंडरलाइन कर लें, पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि पुराने पीरियड का कोई मसला था, वो बड़ा सिग्निफिकेंट था ऑडिटर के लिए। वो कहते हैं नहीं नहीं, करंट पीरियड वाला मसला कैम में आएगा, मसला या कोई भी मैटर, ठीक है, वो कैम में आएगा, पुराना वाला नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, those matters that in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of the FS of the current period, जो ऑडिटर के लिए बड़े ज़्यादा अहम थे। की ऑडिट मैटर्स आर सिलेक्टेड, कहाँ से सिलेक्ट किया जाते, फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, सही है कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ जो डिस्कस किया गया था उसी में से कुछ मैटर उठा के, क्योंकि हमें पता है रिपोर्ट के अंदर कुछ भी आपने डालना है पहले आपने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ डिस्कस करना है। ये मतलब कोई बहुत कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, सिंपल बात है कि रिपोर्ट के अंदर कुछ भी आना होता है। देखें मैं आपको थोड़ा वापस लेके जाता हूँ एंगेजमेंट लेटर के ऊपर। आइज़ा 210 हमने सबसे पहले एंगेजमेंट लेटर प्रोवाइड किया था ना, उसके अंदर हमने एक चीज़ बताई थी कि यार एंगेजमेंट लेटर के अंदर हम ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा कुछ आएगा। एक हम उसको देंगे फॉर्म एंड कॉन्टेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये हमने कहा था ना कि फॉर्म उसकी क्या होगी, कंटेंट क्या होगा, ये भी हम उसमें ऐड करते हैं। आप एंगेजमेंट लेटर के अंदर पूरी रिपोर्ट का फॉर्मेट भी डाल सकते हो आइज़ा 700 के मुताबिक अनमोडिफाइड, या आप रेफरेंस दे सकते हो अगर वहाँ पे पड़ी हुई है रिपोर्ट आइज़ा 700 के मुताबिक जो है वो हम देंगे, या ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 वाली जो है वो हम देंगे, ठीक है, आप इस तरह भी कह सकते हैं। और साथ आप एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि यार हो सकता है कि कोई अगर कोई फ़र्क आया तो एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट क्या हो सकता है, ये भी आप बताते हैं। बात आ रही है समझ। इसका मतलब है कि भाई पहले भी हमने जो अनमोडिफाइड वाली होती है वो भी उनको दिखाई होती है,
ये नहीं कि वो अचानक आ जाती, वो भी हमने उनको बताई होती है मैनेजमेंट 2004 विद गवर्नेंस को। अच्छा, अब उसके अंदर अगर कुछ किसी भी तरह की चेंज आती है जो उसमें नहीं थी, नई आ गई है, एम्फसिस पहले नहीं डाला था, आइजा 706 पढ़ेंगे, अदर मैटर आइजा 706 पढ़ेंगे, पहले नहीं था अब डल गया, कैम पहले कोई नहीं डाला हुआ था अनमोडिफाइड वाली में, अब डल गया, क्वालिफिकेशन पहले कोई नहीं थी अब डल गई, डिस्क्लेमर नहीं था अब डल गया, एडवर्स नहीं था अब डल गया। तो भाई कोई भी चीज़ डालने से पहले आपने 2004 विद गवर्नेंस को बताना ज़रूर है। और गल आ रही है समझ या नहीं? देखें अगेन मैं आपको बताता हूँ, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ भी 2004 विद गवर्नेंस को दिखाए बगैर नहीं डाला जा सकता। कुछ एक अनमोडिफाइड वाली हमने पहले दिखा दी थी, सही है कि भाई ये होगी, अगर तो वही वाली है तो दोबारा दिखाने की नीड नहीं है, सही है, स्टिल हमने ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट शेयर करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ भी ऐड करें तो पहले हमने बैठ के डिस्कस करना है मैनेजमेंट के साथ, 2004 विद गवर्नेंस के साथ कि सर ये मामला था, ये डलना है, आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरह सिलसिला चल रहा होता है। अच्छा, अब हमने आइजा 700 के जो रिपोर्ट हमने फॉर्मेट पढ़ा है जनरल, उसके अंदर भी हमने कहा लिस्टेड कंपनी के लिए कैम का पैराग्राफ आएगा पहले तो ऊपर कहीं, ठीक है। फिर हमने कहा कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले में भी हम एक एथिकल रिक्वायरमेंट्स वाला पैराग्राफ डालते हैं लिस्टेड के लिए, उसके नीचे ही डालते हैं कि भाई कैम क्या है, जो कि 2004 विद गवर्नेंस के साथ हमने मैटर डिस्कस किया, उनमें से ही कुछ हमने उठाए हुए हैं। तो ये उसने वही वाली बात की हुई है, इसलिए हम रिपोर्ट में मेंशन भी करते हैं कि यार मैटर कोई अचानक नहीं हमने निकाल दिया भाईजान, ये 2004 विद गवर्नेंस के साथ डिस्कस्ड है ऑलरेडी, उसमें से कुछ मैटर हमें लगा कि यार ये की ऑडिट मैटर है। और ये गल समझ नहीं, बातें सारी की सारी लिंक्ड हैं। अगर हम प्रोसेस वाइज ऑडिट को लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह हमें समझ भी आएगी चीज़ों की, ठीक है, बातें भूलनी नहीं है कोई। आ जाए ज़रा, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर इन दी ऑडिटर रिपोर्ट फॉर दी ऑडिट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए, तो उसने क्या सीधा इधर करना ही करना है, अदर देन लिस्टेड के लिए इफ़ रिक्वायर्ड बाय लॉज और रेगुलेशंस, ठीक है। अगर किसी मुल्क में लॉज एंड रेगुलेशंस कहती हैं कि भाई आपने हर एंटिटी के ऊपर ही कैम देना तो फिर दे दें, अदरवाइज लिस्टेड के लिए तो मस्ट है। तो भाई पाकिस्तानी लॉज एंड रेगुलेशंस जो हैं वो जो है कैम लिस्टेड के लिए ही लाजमी कहती हैं। आपके पास ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 है, उसमें नेक्चर ए होगा या नेक्चर 1 है शायद लिखा हुआ, वो पहला नेक्चर देख लें, वो ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है। उसके नीचे फुट नोट लिखा होगा कि कैम जो है की ऑडिट मैटर लिस्टेड कंपनी के लिए मस्ट है, ठीक है, अदर्स के लिए मस्ट नहीं है भाई। तो ये एक बार पाकिस्तान में भी इसी तरह ही चल रही है। Communicating key audit matter provides additional information to the intended users of financial statement to assist them in understanding those matters that in auditor's professional judgment were of most significance in the audit of financial statement of the current period। ऑडिटर को लगता है कि यार इन मैटर्स, ये मैटर्स के ऊपर ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, मेरी प्रोफेशनल जजमेंट के मुताबिक ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा अहम है, तो क्यों ना इनके ऊपर डिटेल में बात कर ली जाए ताकि जो रीडर्स या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मज़ीद क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। अब बात आ गई डिटर्मिनिंग की ऑडिट मैटर। वो कहता है कि जब आपने डिटर्मिन करने हैं की ऑडिट मैटर्स तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें ना 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। कितनी चीज़ें याद रखनी है? 3 चीज़ें आपने भाई याद रखनी है कि ये की ऑडिट मैटर्स आप इस बेस पर डिसाइड करते हो। 3S इसको बेसिकली हम बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका मतलब आपने जब देखना है ना की ऑडिट मैटर्स तो आपने 3S देखने हैं। पहला S क्या है? या तो वो भाई सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट होगा उस चीज़ के अंदर। रिस्क की बात हो रही है, ये नहीं है वो चीज़ कन्वर्ट होना लाजमी है, मतलब वो मिसस्टेटमेंट होना लाजमी है, वो लाजमी नहीं है। मतलब इसको कैम को देखने के लिए वो कहते हैं कि मिसस्टेटमेंट होना लाजमी कोई नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो जाहिर है भैया आपकी ज़्यादा एफर्ट लगी होगी ना उस चीज़ के ऊपर। हो सकता है कि वो चीज़ वाकई मिसस्टेटमेंट निकल आई हो सकता है वो क्लैरिफाई होगी हो, बट यू हैड टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट इन दैट, सही है। तो सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। देन इसी तरह आपका सिग्निफिकेंट जजमेंट है जिसके अंदर इन्वॉल्व ऑडिटर की या मैनेजमेंट की जजमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व थी। ज़ाहिर है अगर मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व है तो ऑडिटर की भी जजमेंट इन्वॉल्व होगी ना उसको देखने के लिए। मतलब जैसे प्रोविजंस है, ठीक है, या आप कह लें कि कोई लिटिगेशन थी, केसेस थे, उसके ऊपर जजमेंट थी, एस्टीमेट थे मैनेजमेंट के, अब और वो सिग्निफिकेंट थे, बड़े थे, सही है। तो अब ऑडिटर ने भी उसके ऊपर सिग्निफिकेंट जजमेंट अपने एक्सरसाइज करनी है, सिग्निफिकेंट एस्टीमेट अपना लगाने हैं उसके ऊपर। तो वो कहते हैं वो भी कैम हो सकता है, लाजमी नहीं कि होगा, हो सकता है, इनमें से आमतौर पर होते हैं। और तीसरा क्या है आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट, ठीक है। अमाउंट बड़ी है भाई, मिसाल के तौर पे मटीरियलिटी है
10 मिलियन रुपीज़ की, ठीक है। और इस बार एंटिटी ने कोई 70 मिलियन का पीपी में इन्वेस्ट किया है, पीपी ख़रीदा है 70 मिलियन का, कोई 50 मिलियन का उसने लोन लिया है, तो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो ऑडिटर ने इसके ऊपर ज़ाहिर है ज़्यादा एफर्ट से काम किया होगा, ज़्यादा अटेंशन से काम किया होगा, सो इसलिए ये भी कैम हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये एक आप समझ लें एक शॉर्टकट है कैम को देखने के लिए। और कैम आगे जाके हम पढ़ेंगे, कैम को जब ड्राफ्ट करना है आपने, रिपोर्ट में लिखना भी है ना, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कैम ड्राफ्ट करें, इसके ऊपर बना के दिखाएं, तो भाई फिर भी आपने यही वाली इन तीनों में से कोई वर्डिंग यूज़ करनी है। या तो उसके अंदर आप कह रहे होंगे, देख रहे होंगे, जाहिर है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, या तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क मटीरियल स्टेटमेंट होगा केस में, इसलिए वो कैम बना होगा, या सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व होगी, या सिग्निफिकेंट अमाउंट होगी, ठीक है। तो आपने ये देखना है, ये भी हो सकता है एक से ज़्यादा चीज़ें भी हों, ठीक है, बट इनमें से ही होगा। आ रहे हैं ज़रा, डिटर्मिनिंग की ऑडिट मैटर्स। The auditor shall determine from the matters communicated with those which given as those matters that require significant auditor attention in performing the audit. In making this determination, तो भैया आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो कहता है areas of higher assessed risk of material misstatement को देखें, और significant risk identified in accordance with ISA 315। बेसिकली वही significant risk of material misstatement के एरियाज़ को देखें, उनमें से कोई ना कोई कैम आपको मिल सकता है। Secondly, significant auditor judgments relating to areas in the financial statements that involve significant management judgment, including accounting estimates that have been identified as having high estimation uncertainty। ऐसे accounting estimation estimates जिसके अंदर uncertainty बहुत ज़्यादा, जैसे provisions आ गई आपकी, जिस तरह आप कहने लिटिगेशन केसेस वगैरह आ गए आपके, उनकी प्रोविजंस आ गई, ठीक है। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा आपके हो सकते हैं। फेयर वैल्यू आपने निकाली हुई है शेयर्स की या इन्वेस्टमेंट्स की, IFRS 9 को फॉलो किया हुआ है, उसके मुताबिक है, तो भाई जजमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन पे होती है कि मैनेजमेंट इसको किस तरह करना चाहती है, मैनेजमेंट की जजमेंट या एस्टिमेट्स क्या हैं, तो भाई उसके अंदर भी आपने देखना है जो सिग्निफिकेंट जजमेंट वाली चीज़ें हैं वो उनके ऊपर ज़ाहिर है आपकी भी एफर्ट लगनी है, तो वो कैम हो सकते हैं। और इसी तरह लास्ट क्या है, द इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस अकर ड्यूरिंग द पीरियड। बेसिकली सिग्निफिकेंट अमाउंट, ठीक है, या आप इसको सिग्निफिकेंट इवेंट्स ट्रांजैक्शन लिख लें, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी इवेंट्स है, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ये अमाउंट वाइज भी हो सकती है, और वैसे भी मिसाल तौर पे सब्सिडरी खरीदी है जी कंपनी ने इस बार, तो बहुत बड़ी चीज़ है। या कंपनी ने कोई अपनी एक फैक्ट्री सेल कर दी है, कोई अंडरटेकिंग सेल कर दी है, उसने ब्रांच सेल कर दी है, तो भाई ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन, ठीक है जी। और आइए गल समझ, 3S आर हाईली इंपॉर्टेंट। अब नीचे आने, फॉर एग्जाम्पल द ऑडिटर मे हैव हैड extensive discussions with management of those who have owners at various stages throughout the audit about the effect on the financial statements of significant transactions with related parties। हो सकता है कि related parties इतनी ज़्यादा अहम थी कि भाई उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती रही है, ठीक है। और significant transactions that are outside normal course of business, ये इतनी अहम थी कि इनके ऊपर डिस्कशन होती रही है। तो हो सकता है कि भाई ऑडिटर कहे यार ये चीज़ कैम के अंदर आनी चाहिए। बात आ रही समझ। रिलेटेड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुई है, ISA 550 के मुताबिक हमने बड़ी ज़्यादा एफर्ट किया उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुई हैं, इंक्वायरीज हुई हैं, मैनेजमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस हमने देखी है, मीटिंग्स के मिनट्स वगैरह देखे हैं, तो हम कह सकते हैं यार इसके ऊपर एफर्ट है, ये भी कैम के अंदर आना चाहिए। कतई नज़र इसके है कि उसके ऊपर कोई मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है या नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मिसस्टेटमेंट निकल आई है तो फिर भी एफर्ट तो लगी है, फिर भी कैम में आ सकता है, लेकिन उसको लिखने का तरीकाकार थोड़ा बदल जाता है। उस तरह स्कोप लिमिटेशन भी हो सकती है, वो भी कैम में आ सकती है, बट लिखने का तरीकाकार बदल जाता है थोड़ा, वो देख लेंगे किस तरह लिखना है। तो भाई बेसिकली यहाँ पर बात मेरे ख्याल में आप समझ रहे हैं, आई होप। मुद्दा क्या है बात का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ऑडिट करते हुए करंट पीरियड का, पिछले पीरियड से आप छोड़ें, जो होना था हो गया, कैम के वाले से छोड़ें, ठीक है। इस पीरियड के अंदर करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से अगर ऑडिटर को किसी चीज़ के ऊपर सिग्निफिकेंट रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट नज़र आया और उसकी वजह से ज़्यादा अटेंशन लगानी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, या मैनेजमेंट के जजमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी जिसकी वजह से ऑडिटर की भी सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व होगी, तो वो भी हो सकता है। या कोई इवेंट्स और ट्रांजेक्शन इतनी बड़ी बड़ी हुई हैं कि उनके ऊपर ऑडिटर को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा अटेंशन अपनी देनी पड़ी है, तो ऑडिटर समझ सकता है
कह सकता है कि यार ये मेरे लिए की ऑडिट मैटर था, मेरे इस ऑडिट का की मैटर था, अहम मामला था, ये मुझे चाहिए कि मैं अपने यूज़र्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को बताऊं ताकि वो समझें इस मामले को। ठीक है कि अगर मेरी इसके ऊपर अटेंशन लगी है, मेरी एफर्ट लगी है, तो लगाई तो मैंने यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए है, जिन्होंने मुझे हायर किया था, जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया था, तो क्यों ना मैं उनको ज़रा खुले दिल के साथ ज़रा मैं बताऊं कि भाई ये क्या मामला था और मैंने इस मामले को एड्रेस किस तरह से किया, इसके ऊपर क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, इसका रिजल्ट मेरे लिए क्या निकला है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। अब अगेन बात वही है कि ये जो की ऑडिट मैटर है, हो सकता है कि कोई मिस स्टेटमेंट हो सकता है कोई स्कोप लिमिटेशन, और हो सकता है कि दोनों ना हो, बट स्टिल आपने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट की हुई है, तो इट कैन बी योर अ की ऑडिट मैटर। सही है, एज पर आइजा 701। आइए भाई बात समझ। अब आ जाए डिटर्मिनिंग द रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ अ मैटर। वो कहते हैं किस तरह समझा जाएगा कि यार ये मैटर बड़ा सिग्निफिकेंट है। अदर कंसिडरेशन दैट मे बी रेलिवेंट टू डिटर्मिनिंग द relative significance of a matter communicated with those witness and whether such a matter is key audit matter include। कौन कौन से भाई चीज़ों का आपने फैक्टर्स का ख्याल रखना है, कंसिडरेशंस का ख्याल रखना है, किसी भी मैटर की सिग्निफिकेंस देखते हुए, वो देख लेते हैं। पहले नंबर पे उसने कहा इंपॉर्टेंस ऑफ द मैटर टू इंटेंडेड यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। भाई कि क्या ये मामला इंटेंडेड यूजर्स जो हैं, जो रीडर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनके लिए इसको समझना ज़रूरी भी है या नहीं है, अहम भी है या नहीं है। हो सकता है एक मामला है उसके ऊपर आपकी बड़ी एफर्ट लगी है, यूज़र्स के लिए वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि जी आप ये कह लें कि कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था, मिसाल के तौर पे लीजेस, आपको पता है पहले IAS 17 होता था, अगर आपको शायद ना आइडिया हो, IFRS 16 आ गया। ठीक है, कुछ साल पहले IFRS 16 आया तो कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स भी लीजेस के बदल गए। इस तरह IFRS 9 है। ठीक है, IFRS 9 भी पहले कुछ और था, फिर मतलब पहले ये आपके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते थे, IAS 39, IAS 32 आपका। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स थे, लेकिन फिर इन्होंने IFRS 9 एक बड़ा ज़बरदस्त एक स्टैंडर्ड डेवलप किया, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ गई, नई चीज़ें आई हैं। IFRS 9 की जो एप्लीकेशन थी वो उसके ऊपर लोगों ने बड़ा कमाया है, क्योंकि अर्न किया है, क्योंकि नई चीज़ थी, बहुत से लोगों को ऑलरेडी आइडिया नहीं था। अब मिसाल के तौर पे ऑडिटर साहब ऑडिट कर रहे हैं और उनके लिए कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट न्यू आ गया, जिसके ऊपर उनकी तो बड़ी एफर्ट लगी है। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, सही है, कि लेट से उसके अंदर जजमेंट इन्वॉल्व थी, फेयर वैल्यू, आपको पता है फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू OCI पढ़ा होगा R2 के अंदर थोड़ा बहुत, तो अभी तक सही है, बाकी फाइनल पे जाएंगे मजीद भी पढ़ लेंगे। तो अब मिसाल के तौर पे भाई वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऐसे थे जो ऑडिटर पहले नहीं करता था, उसके लिए एफर्ट ज़्यादा पुट उसको करनी पड़ी। अब देखें, बेशक पुट करनी पड़ी एफर्ट, लेकिन हो सकता है कि यूज़र्स के लिए इंपॉर्टेंट ही ना हो ये वाली बात। यूज़र कहते हैं यार आपको तो काम है, आप तो ऑडिटर हैं, आप तो अकाउंटेंट हैं, आपको तो आनी चाहिए चीज़, तो इसमें क्या इतना बड़ा मसला है। हो सकता है कि यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन हो सकता है हो भी। अगर आपकी मतलब है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो हो सकता है फिर यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट भी हो गया, क्या एस्टिमेट्स मैनेजमेंट के जो हैं फेयर वैल्यू के वाले से वो सही भी हैं या नहीं है। आ रही है बात समझ। ये खैर केस टू केस वेरी करता है। उसने बहरहाल ये कहा है कि भाई आपने देख लेना है कि क्या जो मैं मैटर डिस्कस करने जा रहा हूँ, हो सकता है मेरे लिए बड़ी चीज़ हो, लेकिन और जो मेरे यूज़र्स हैं उनके लिए ना हो, क्योंकि इन दी एंड रिपोर्ट बनाई तो उनके लिए जा रही है ना। आप 36 पेजेस की रिपोर्ट बना के दे दो कि भाई ये फ़लाँ चीज़ मेरे लिए है, फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है। यूज़र कहे यार ये क्या मतलब पकड़ा दिया, फेंक दे इसको, कि भाई मुझे समरी बताओ, मुझे मेन चीज़ बताओ आप। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट के अंदर आपको तो समरी नहीं इस तरह बताई जाती, मतलब कि रिपोर्ट के वो कुछ सेक्शन हैं उसी तरह ही आने हैं। की ऑडिट मैटर का भी हम आगे पढ़ेंगे, इसको लिखने का तरीका अगर वो वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको एज़ पर आइजा 701, वरना अगर आप नहीं लिखते तो आप वो नहीं लिख सकते। ऑडिट रिपोर्ट की आपने कहा ना ओपिनियन सेक्शन के अंदर मैंने लिखा बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर के मैंने ऑडिट किया इन अकॉर्डेंस विद आइजाज। वो कहेंगे अगर आइजा की बात ही नहीं माननी तो फिर क्यों लिख रहे हो ये वाली बात आ रही समझ। याद करें आइजा 200 के अंदर हमने एक बात कही थी कि भाई ये अगर आपने लिखना है ना कि इन अकॉर्डेंस विद आइजाज बात मैंने ऑडिट किया है, तो फिर आप तमाम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। अगर आपने किसी स्टैंडर्ड से डिपार्चर किया है कि मतलब उसकी रिक्वायरमेंट को नहीं फॉलो किया, तो फिर आप ये भी नहीं लिख सकते। ठीक है, कि मैंने आइजाज को फॉलो किया है। बात आ रही समझ। अच्छा, तो भाई पहले तो वो कहता है कि इंटेंडेड यूज़र की अंडरस्टैंडिंग देखें कितनी, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देन
complexity or subjectivity involved in management selection of an appropriate policy compared to other entities within its industry। दूसरे नंबर पे वो कहता है ये देखें कि भाई अगर उसी सेम इंडस्ट्री के अंदर कोई और एंटिटीज़ हैं वो किसी और तरह कोई और पॉलिसी के ऊपर चल रही हैं, मिसाल तौर पे वो एसेट्स को फेयर वैल्यू के ऊपर लेकर चल रही हैं, ठीक है, मोस्टली इंडस्ट्रीज मोस्टली जो कंपनीज है उसी इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री का पता है ना, सेम जो आपकी कंपेरेबल कंपनीज होती हैं, सेम तरह की कंपनीज, सिमिलर कंपनीज, वो उनको इंडस्ट्री बोल दिया जाता है। मतलब टेक्सटाइल की तमाम जो पाकिस्तान के अंदर कंपनीज हैं उनको इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहा जा सकता है। इस तरह सीमेंट इंडस्ट्री है और डिफरेंट हो सकती हैं। अच्छा, वो कहता है कि भाई बाकी जगहों पे किसी और तरह से पॉलिसीज़ को ट्रेड की लेकर चला जा रहा है, आपके पास कोई और पॉलिसी है, तो यहाँ पर आप इसको भी सिग्निफिकेंस के अंदर ले सकते हैं। देन द नेचर एंड मटीरियलिटी, उसकी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मटीरियलिटी को आप देख सकते हैं। मतलब रिलेटेड पार्टी के साथ आपको पता है कि जो ट्रांजेक्शन होती हैं क्वांटिटेटिवली चाहे ना मटीरियल हो, क्वालिटेटिवली हमेशा मटीरियल होती हैं। फ्रॉड का अगर कहीं पे आपको रिस्क आ गया और फ्रॉड आपको नज़र मिल भी गया है तो भाई फिर वो कहते हैं कि ये आपका क्वांटिटेटिवली चाहे कम हो मटीरियल लेकिन क्वालिटेटिवली मटीरियल ही होता है हमेशा, ठीक है जी। देन उसने कहा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एफर्ट कितनी लगी है, इंक्लूडिंग द एक्सटेंट ऑफ स्पेशलाइज स्किल, कितनी कोई स्पेशलाइज किस्म की स्किल, कोई एक्सपर्ट आपको इन्वॉल्व करना पड़ गया है, कोई कंसल्टेशंस वगैरह आपको लेनी पड़ गई हैं, इस चीज़ को भी कंसिडर करें। ये बेसिकली हम कंसिडर चीज़ें कर रहे हैं कि यार कब मैं समझूंगा कि की ऑडिट मैटर है। उसने कहा यार पहले तो देखेंगे क्या यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये बात, फिर कहता है आप ये देखें कि इसके अंदर जजमेंट्स कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसके ऊपर एफर्ट आपकी कितनी ज़्यादा लग रही है, इसके अंदर जो है मटीरियलिटी उसकी देखें, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, ये चीज़ें आप देखें। फिर इस तरह स्वेरिटी ऑफ एनी कंट्रोल डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई रेलिवेंट टू द मैटर, और अगर उस मैटर के अंदर कंट्रोल भी बहुत डेफिशिएंट है तो फिर मतलब ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कंसिडर करके किसी एक चीज़ की बेस पर नहीं, 3-4 चीज़ों की बेस पर फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। ये देखें अगेन बात यह है कि इन दी एंड इट इज़ योर प्रोफेशनल जजमेंट, सही है। स्टैंडर्ड आपको मैटर नहीं बता रहा कि ये फ़लाँ मैटर ये है, फ़लाँ मैटर, कहीं कहीं पे स्टैंडर्ड बताता भी है। हम आइज़ा 706 में पढ़ेंगे अदर मैटर पैराग्राफ, ठीक है, वो आपको 2-3 बताएगा भी कि भाई ये वाले अदर मैटर पैराग्राफ आपने डालने ही डालने हैं। कैम के अंदर वो ये नहीं कहता कि ये फ़लाँ रेवेन्यू के ऊपर कैम लाजमी है, लीज़ के ऊपर लाजमी है, स्टॉक के ऊपर लाजमी है, नहीं, वो नहीं कहता। वो कहता है इट इज़ योर प्रोफेशनल जजमेंट, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट है। हाँ, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जैसे याद करें मटीरियलिटी के अंदर आइज़ा 320 के अंदर वो कभी भी आपको ये नहीं बताता कि मटीरियलिटी आपने 10 मिलियन ही लेनी है, 2 मिलियन ही लेनी है। वो कहता है नहीं भाई, इवन वो आपको बेंचमार्क जो है ना वो भी सजेस्ट करता है। अगर आपको याद हो आइज़ा 320 के अंदर वो सजेस्ट करता है, मतलब सिर्फ अपना एक मशवरा देता है कि यार मेरे मुताबिक पीबीटी का 5% ले लें, मेरे मुताबिक रेवेन्यू का 1 to 5% ले लें, इस तरह करके वो आपको सिर्फ सजेस्ट करता है, वो आपके ऊपर लागू नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इन दी एंड कहता है कि भाई आखिरकार ये प्रोफेशनल जजमेंट ऑडिटर की है। ऑडिटर को स्टैंडर्ड कहता है कि मेरे से ज़्यादा पता है कि क्लाइंट किस तरह है, क्लाइंट की रिस्क असेसमेंट क्या है, क्लाइंट के साथ ताल्लुक किस तरह का है, उसको बेहतर पता है। तो मैं इतना उसको बेनिफिट दे रहा हूँ कि वो अपना दिमाग, अपनी रैशनल यूज़ करते हुए बेहतर आइडिया लगा सकता है। तो भाई कैम के अंदर भी वो यही आपको कहता है कि सर मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि इस तरह से आपने लेना है, बट इन दी एंड इट इज़ योर प्रोफेशनल जजमेंट कि आप इसको किस तरह से लेना चाह रहे हैं। बात आ रही है भाई समझ? आपको बड़ी इंपॉर्टेंट दे रहा है, आपको कभी घर में किसी ने दूसरी मसाला नहीं दिया, बट यहाँ पर वो आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है कि सर आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करें। इसका मतलब ज़रा समझें भाई, इसका मतलब ये है कि ऑडिट रट्टे मारने से पास भी नहीं होना और ना ही रट्टे मार के आप प्रैक्टिकल ऑडिट कर सकते हैं। वो आपको कहता है कि भाई अपना दिमाग इस्तेमाल करें। रिपोर्ट बनाना अगर तो सही वाली रिपोर्ट बनानी है और एज़ पर सिचुएशन बनानी है तो ये कोई इजी काम नहीं है। आपने जब स्पेशली ड्राफ्टिंग करनी होती है, देखो अनमोडिफाइड जो है ना छापा ही है, वो जो ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 में लिखा हुआ, छापा मारो, उसका बना के रखा होता है फर्म ने ऑलरेडी, ठीक है, वही आपने लेकर चलना। बट इफ़ देयर इज़ सम क्वालिफिकेशन जिसकी वर्डिंग आपको लिखनी पड़ेगी, इफ़ देयर इज़ सम कैम, ठीक है, इफ़ देयर इज सम एम्फसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर पैराग्राफ, जो अनमोडिफाइड रिपोर्ट के अंदर चीज़ें नहीं होती थी, मॉडिफाइड रिपोर्ट के अंदर चीज़ें आ रही हैं। मॉडिफाइड रिपोर्ट आपको पता नहीं, या तो ओपिनियन मॉडिफाई या इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं वो डल जाएं तो रिपोर्ट तो चेंज होगी, ठीक है, मॉडिफाई होगी। तो भाई वहाँ पर आपको अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करनी पड़ती है, आपको वर्डिंग बड़ी प्रैक्टिकल और बड़ी प्रोफेशनल वहाँ पर लेकर चलनी पड़ती है। तो वो आपसे यही एक्सपेक्ट करता है, यहाँ पर भी CFAP 6 में भी, ठीक है। इसलिए ऑडिट का जो पेपर है इसको कहा जाता है कि भाई ये अब्बा जी हैं बाकी
एग्ज़ाम जो पेपर्स हैं उनके। ठीक है भाई, चलें, ये मेरे ख्याल में कैम के ऊपर अभी के लिए होगी काफ़ी डिस्कशन। आप लोगों ने करना ये है, एक आपको मैं इसका बताता हूँ कि कल के लेक्चर के लिए, कल क्योंकि हम पढ़ रहे होंगे कि किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, रिपोर्ट के अंदर लिखते किस तरह से हैं, तो बेहतर है कि आप लोग गूगल कर लीजिएगा, आपको ईज़िली मिल जाएगा कि आप ये पढ़ लें एग्जाम्पल्स ऑफ की ऑडिट मैटर्स। ठीक है, इन डिफरेंट ऑडिट रिपोर्ट्स, ये आप लिखेंगे आपके सामने आ जाएंगे कि यार ये रेवेन्यू का मसला था, इसके ऊपर क्या क्या किया, किस तरह से कैम क्यों है, ये हम पढ़ेंगे सारा कुछ ही। ठीक है, तो ये आप लोग कोई 7 8 10 कैम देख लीजिएगा, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, पेपर में आ जाना है, उसने कह देना ड्राफ्ट कर दो, तो आपने वहाँ पर ऐसे बैठे होना कि क्या होता है। ठीक है, तो भाई ये वही होता है जो आपको अब खुद एफर्ट भी करनी है थोड़ी। सही है, बहुत ईजी है, गूगल भाई सारा कुछ करके देता है आपको, तो वहाँ से निकाल लें। रिपोर्ट्स पड़ी होंगी डिफरेंट, वैसे तो मेरे ख्याल में आपने लिस्टेड कंपनीज़ के की है ना रिपोर्ट डाउनलोड, उसके अंदर कैम मस्ट है, लाजमी है, मस्ट ही। हम आगे पढ़ भी लेंगे कि वो कहेगा कि भाई लिस्टेड कंपनी के केस में मेरा अकल मेरी मानती ही नहीं है कि कोई इतना बड़ा मामला हो ना कि जो आप मेंशन करें। कोई तो भाई मामला होगा ना जो तीनों चीज़ों में से, कहते हो छोटी कंपनियों में तो चलो मैं समझ लेता हूँ, हो सकता है कोई बड़ी कोई ट्रांजैक्शन ना हो, बड़ा कोई इवेंट ही ना हो, कोई बहुत ज़्यादा जजमेंट ही ना इन्वॉल्व हो, ठीक है, कोई ज़्यादा एफर्ट ही ना आपकी लगी हो, वो कहते हैं छोटी कंपनी में मान लेता हूँ। लिस्टेड कंपनी में मेरा नहीं दिमाग काम करता ये मानो। याद करें आइज़ा जो 315 था, आइज़ा 240, उस आइज़ा 240 के अंदर फ्रॉड के अंदर भी उसने एक बात की थी कि भाई मेरे नज़दीक मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल एग्जिस्ट करता ही करता है, चाहे आपकी अपनी जो मर्जी असेसमेंट हो। याद है ना, उसने कहा था कि भाई नहीं, मैं नहीं आपकी बात मानूंगा, मेरा दिमाग ही नहीं मानता इस बात को कि मैनेजमेंट किसी जगह पे कंट्रोल्स को ओवरराइड ना करे। इस तरह यहाँ पे भी कहता है कि भाई लिस्टेड के केस में मैं नहीं मानता कि कोई भी कैम ना हो। हाँ, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं है, तो फिर ये मेंशन करो कि मैं इतना नाअहल हूँ, मैं इतना नालायक हूँ कि मुझे कोई कैम नहीं मिला। तो बेसिकली आप इस तरह तो नहीं लिखते, लेकिन आप उसमें लिखते हैं कि भाई मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कोई कैम नहीं है। जैसे कोई बंदा, मतलब ये कैम का पैरा फिर भी डलेगा, कैम का सेक्शन फिर भी डलेगा, ये नहीं होता कि आप कैम का सेक्शन में डालो। वो कहता है आप अपनी लिखो ज़रा काबिलियत, यहाँ पे कॉम्पिटेंस लिखो कि आप इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि आपको कैम मिला ही नहीं, ताकि कोई बंदा दूसरा पढ़े तो वो हंसे आपके ऊपर कि भाई लिस्टेड का तूने ऑडिट किया, तेरे पास कोई कैम ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो आपके पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं, इनके अंदर कैम लाजमी होगा, वो आप लोगों ने पढ़नी है। और डिफरेंट ज़ाहिर यार किसी के पास आ सकते हैं। कल फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे, किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछ लेना है। मिलते हैं फिर, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।